नमस्ते मित्रों, आरव हिंदी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर आजाद सर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको पढ़ाते हैं डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की हिंदी। फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर सारी की सारी मैं हिंदी आपको पढ़ाता हूँ। और आपके इस चैनल पे, ये आरव हिंदी चैनल पे मैंने सारी की सारी चीजें डाल रखी है। आपके पास जब भी समय मिले, आपके पास जितना भी समय मिले, उस समय में कुछ समय निकाल करके आप उस वीडियो को देख लेने का काम करिएगा। आप कहीं भी रहें, सफल हो जाने का काम करेंगे। मैं ये पूरे विश्वास से कह सकता हूं इस चीज को, लेकिन आप समय देंगे तब। कहता है एक बात, उसने ये कहना चाहा है कि आपको पिछले दिन मैंने जो पढ़ाया था उसमें था अभिव्यक्ति के प्रकार। अभिव्यक्ति कितने प्रकार की होती है? तो मैंने उसमें आपको बताया था कि अभिव्यक्ति के 3 प्रकार होते हैं: मौखिक अभिव्यक्ति, लिखित अभिव्यक्ति और सृजनात्मक अभिव्यक्ति। 3 अभिव्यक्तियों को मैंने बताया था। मैंने एक पिछले दिन बता दिया था लिखित अभिव्यक्ति, और आज लेकिन लिखित अभिव्यक्ति का मतलब क्या होता है? आप अपने भावों को, आप अपने विचारों को लिख करके, लिखित अभिव्यक्ति कहता है आप अपने भाव और विचारों को जब लिख करके प्रस्तुत करने का काम करते हो और उस लिखे हुए से उसको प्रभाव, सामने वालों को प्रभावित कर सकते हो, इसको कहते हैं लिखित अभिव्यक्ति। मौखिक अभिव्यक्ति क्या होता है? जिसमें मुंह से बोल करके, मौखिक वाचन के द्वारा यदि आप अपनी वार्तालाप से सामने वाले को प्रभावित कर सकते हैं तो इसको कहते हैं मौखिक अभिव्यक्ति। तो मैं आपको पढ़ाऊंगा आज ये लिखित अभिव्यक्ति। तो लिखित अभिव्यक्ति किसे कहते हैं? अगर ऐसा प्रश्न आपका आ जाए, इस तरह का प्रश्न आपसे बना देने का काम करे कि मौखिक, ये लिखित अभिव्यक्ति क्या है, तो आपका उत्तर होगा, तो आपका एक सामान्य सा उत्तर होगा, लिखित अभिव्यक्ति कहता है लिखित अभिव्यक्ति शैली के द्वारा, शैली की, लिखित अभिव्यक्ति शैली के द्वारा कथन में प्रभावशीलता, कहता है प्रभावशीलता की वृद्धि होती है। देखिए, ये कहता है यदि यही प्रश्न आपका दे दे कि लिखित अभिव्यक्ति क्या है, तो आपका उत्तर होगा कि लिखित अभिव्यक्ति शैली के द्वारा, यानी आप जो लिखते हो, आपके लिखने की जो शैली है, आपके लिख करके प्रस्तुत करने की जो भी शैली है, उस शैली के द्वारा, उस लिखित शैली के द्वारा कथन में आप जो लिखना चाहते हो, आप जो कहना चाहते हो, आप जिसको कह करके लिख रहे हो, कहता उस कथन शैली में, उस शैली के कथन में प्रभावशीलता की वृद्धि अगर होती है तो वह निश्चित रूप से प्रभावित करने का काम करेगा। चीज समझिएगा, कहना क्या चाहता है? वह सिर्फ इतना कहना चाहता है कि जो लिखित अभिव्यक्ति है, लिख करके जो प्रस्तुतिकरण है, यानी लिखने की जो कला है, कहता है लिखित अभिव्यक्ति शैली, यानी आपके लिखने की जो शैली है, आप लिख करके जिसको प्रस्तुत करने का काम कर रहे हो, उस लिख करके प्रस्तुतिकरण की जो भी शैली है, जो भी आपके पास तौर तरीका है, उस शैली के द्वारा
कहता है आपकी लिखित उस शैली के द्वारा आपके कथन में प्रभावशीलता में वृद्धि होती है। यानी आपके कथन में, आपकी प्रभावशीलता में वृद्धि होने का काम करती है। यदि ऐसा प्रश्न आता है तो अगर इससे भी आसान करना है तो आप इस तरह कह लीजिएगा कि लिखित अभिव्यक्ति की जो शैली होती है उस शैली के द्वारा कथन में प्रभावशीलता होनी चाहिए। यानी जिस चीज को मैं लिख रहा हूं, हमारे लेखन की जो शैली है उस शैली के द्वारा मेरे जो कथन है उस कथन में प्रभावशीलता होनी चाहिए। यदि प्रभावशीलता नहीं है तो वह आपका लिखित कथन सफल होने का काम नहीं करेगा। पहली बात। दूसरी बात वह कहता है अगर ये बात नहीं आपको समझ में आती है या नहीं लिख पा रहे हो तो एक तरीका और कर लेना उसको। आप क्या कर लेना कि लिखित अभिव्यक्ति भी लिखित अभिव्यक्ति भी कई प्रकार की होती है। कई प्रकार की कहता है या निम्न प्रकार कहता है जो लिखित अभिव्यक्ति है, यानी ये लिख करके जो प्रस्तुत करना है, ये लिख करके प्रस्तुत करने की जो प्रक्रिया ये कई प्रकार की होती है। यानी कई तरह से इसको प्रस्तुत किया जा सकता है। इस शैली को कहता है, पहला उसने बताया कि सुपाठ्यता दूसरा कहता है सुस्पष्टता। तीसरा कहता है दोष रहित वर्तनी। और चौथा कहता है वाक्य रचना। और पांचवा कहता है विराम चिन्ह। छठा कहता है अनुच्छेदन। या अनुच्छेद। और सातवां कहता है क्रमबद्धता। और आठवां कहता है सामाजिक शिष्टाचार। और नौवां कहता है व्याकरण की दृष्टि से त्रुटि। व्याकरण की दृष्टि से त्रुटि रहित। 9 हो गया। और 10वां तथा अंतिम कहता है ये शब्द चयन। और लास्ट कहता है 11वां प्रस्तुति का मौलिकता। यानी प्रस्तुति की मौलिकता। ये देखिए उसने कहा यदि आप ये लिखित अभिव्यक्ति करते हो तो उसने पहली बात तो ये बता दिया है कि लिखित अभिव्यक्ति शैली के द्वारा
कथन में प्रभावशीलता होनी चाहिए, यानी जो लिखित अभिव्यक्ति शैली है, उस लिखित अभिव्यक्ति शैली में, उसके कथन में ये प्रभावशीलता होनी चाहिए। दूसरी बात कहता है कि जो लिखित अभिव्यक्ति है ये भी कई प्रकार की होती है। कहता आपकी लिखित अभिव्यक्ति में क्या क्या शामिल होना चाहिए, तो इन चीजों का होना परम आवश्यक है। पहली बात कहता है वाक्य रचना, यानी आप जिस वाक्य को रख रहे हो, आप जिस वाक्य को लिख रहे हो वह वाक्य कैसा है, यानी सुंदर सुंदर वाक्यों की रचना उसमें होनी चाहिए। यदि सुंदर सुंदर वाक्यों की रचना है तो ये निश्चित रूप से लिखित अभिव्यक्ति शैली जो है ये प्रभावित करेगा, इसके अंदर प्रभावशीलता का गुण होगा निश्चित रूप से। यदि वाक्य ये कहता है सुस्पष्टता, कहता है कि आप जो लिख रहे हो लिखिए पर कैसा, सुंदर और स्पष्ट। पहली बात उसने कहा, लिखित शैली की पहली विशेषता ये कहना चाहता है यदि आप लिख रहे हो तो आपका लेखन सुपाठ यानी सुस्पष्टता यानी सुपाठता, यानी वह जो लेखन है वह आपका लेखन सुपाठ होना चाहिए, सुंदर और पठनीय होना चाहिए। यानी आप जिस चीज को लिख रहे हो वह चीज सुंदर और पठनीय होना चाहिए, पहली बात कहता है। दूसरी बात कहता है सुस्पष्टता, सुंदर हो और देखने में स्पष्ट दिखाई दे, उसको कहते हैं सुस्पष्टता। अगला कहता है दोष रहित वर्तनी, यानी आप जो लिख रहे हो आपके लेखन में किसी प्रकार का दोष नहीं होना चाहिए। आपकी जो वर्तनी है, आपके जो वाक्य हैं, आपके जो वर्ण है, आपकी जो लेखन है, उस लेखन में, उस वर्तनी में दोष नहीं होना चाहिए, यानी वर्तनी जो होनी चाहिए वह दोष रहित होना चाहिए या दोष मुक्त होना चाहिए, इसमें दोष नहीं होना चाहिए। चौथी बात कहता है वाक्य रचना, आपके जो वाक्य हैं वह वाक्य वाकई में सुंदर होने चाहिए, वह वाक्य सुंदर होने चाहिए। और पांचवा कहता है कि विराम चिन्ह, आपकी लेखन कला में आप जो लिख रहे हो लिखित अभिव्यक्ति में किस विराम का कहां प्रयोग करना है, इस चीज का बहुत महत्वपूर्ण ध्यान रखने का काम किया जाता है। किसमें? लेखन या लिखित अभिव्यक्ति में। तो विराम चिन्ह का महत्वपूर्ण स्थान होता है। आगे कहता है अनुच्छेदन, कहता उसने या आप जो पैरा जो लिख रहे हो वह निश्चित जो पैराग्राफ है कहीं न कहीं इसका तत्व मिलना चाहिए। ये जो अनुच्छेद आप लिए हो ये कहीं न कहीं किसी न किसी किताब से होना चाहिए, यानी उसके कहने का मतलब ये प्रमाणिकता होना चाहिए, ये चीजें कहीं न कहीं लिखी हुई है, ये कहता है अनुच्छेद। अगला कहता है क्रमबद्धता, आप जो भी लिख रहे हैं उस लेखन का एक क्रम होना चाहिए, यानी इसके बाद एक के बाद दूसरा ही आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि दूसरे का नंबर जब तक आए उसके पहले तीसरा आ जाए, तीसरे के नंबर से पहले पहला आ जाए, ऐसा नहीं है। कहता है एक क्रम होना चाहिए, पहले पहली बात, फिर दूसरी बात, फिर तीसरी बात, ऐसे कहना चाहता है। और अगली बात कहता है सामाजिक शिष्टाचार, आपके लेखन में वह शिष्टाचार दिखाई देना चाहिए। आप जिस लेखन को प्रस्तुत करना चाहते हो तो आपके लेखन में निश्चित रूप से आपका जो शिष्टाचार है वो उभर कर सामने आना चाहिए। अगली बात कहता है व्याकरण की दृष्टि त्रुटि रही, यानी आपके जो वाक्यांश हैं, आप जिन वर्णों को लिख रहे हो, आप जो वर्तनी लिख रहे हो, आप चाहे जो कुछ लिख रहे हो, एक में प्रकार चाहे जैसे भी लिख रहे हो, लेकिन वह क्या होना चाहिए? व्याकरण की दृष्टि में शुद्ध होना चाहिए, यानी इसमें दोष किसी प्रकार का होना नहीं चाहिए। अगली बात कहता है शब्द चयन, आप सुंदर सुंदर शब्दों का चयन करिए, अच्छे अच्छे शब्दों का चयन करने का काम करना चाहिए, ये कहता है शब्द चयन। और अगली बात कहता है
प्रस्तुति की मौलिकता, यानी आपकी जो प्रस्तुति है, आप जहां से लिखना प्रारंभ कर रहे हो, वह लिखने की जो प्रक्रिया है उसका मौलिक एक ढांचा होना चाहिए कि सच में लगे यहीं से चीजें प्रारंभ है, या लगे यहीं से चीजें स्टार्ट है, या ये लगे कि नहीं कहानी का प्रारंभ यहीं से है। कहता है कि जो प्रस्तुति आपकी है, जो लेखन प्रस्तुति है, वह लेखन प्रस्तुति के अंदर आपके अंदर निश्चित रूप से मौलिकता या मूल गुण आपके अंदर होना चाहिए। तो ये कह रखा है लिखित अभिव्यक्ति। तो सामान्य सी बात है, अगर कभी भी आपसे ऐसा प्रश्न बनाने का काम करता है, तो लिखित अभिव्यक्ति अगर बनाने का काम करता है तो आप उतना भी लिख देने का काम करेंगे। लिखित अभिव्यक्ति शैली में आपका जो कथन है उस कथन में प्रभाव होना चाहिए। लिखित अभिव्यक्ति है, और ये कहता है कि लिखित अभिव्यक्ति के कई प्रकार की होती है। अगर पूछ दे कि लिखित अभिव्यक्तियों के प्रकार लिखिए, तो लिखित अभिव्यक्तियों के प्रकार में यही आपको लिखना पड़ेगा: सुपाठ्यता, सुस्पष्टता, दोष रहित वर्तनी, वाक्य रचना, विराम चिन्ह, अनुच्छेदन, क्रमबद्धता, सामाजिक शिष्टाचार, व्याकरण की दृष्टि त्रुटि रहित, शब्द चयन और प्रस्तुति की मौलिकता। तो ये आपका रहा लिखित अभिव्यक्ति। अब हम आपको एक चीज और बताएंगे। मैंने आपको बताया कि आपने पिछले दिन जो पढ़ा था वह पढ़ा था मौखिक अभिव्यक्ति, और आज आपने फिर पढ़ा लिखित अभिव्यक्ति। दो तो आप सभी लोग जानते हैं, दो तो हर कोई जानते, लेकिन एक अभिव्यक्ति और है जिसका नाम है सृजनात्मक अभिव्यक्ति। सृजनात्मक अभिव्यक्ति। जी एक और अभिव्यक्ति है। जैसे मैंने बताया था कि अभिव्यक्ति के प्रकार तीन हैं, तो मौखिक, लिखित और सृजनात्मक। मैंने दो आपको बता दिया। अब ये कहता है कि सृजनात्मक अभिव्यक्ति क्या होती है। तो सृजनात्मक अभिव्यक्ति का ये मतलब कहता है, देखो सृजन अभिव्यक्ति तो आप लोग जाने गए हो कि प्रस्तुति करना, लेकिन सृजन का मतलब क्या होता है कि निर्माण करना। सृजन का मतलब होता है निर्माण करना। अगर ऐसा प्रश्न आपका आता है तो आपका उत्तर होगा, पहली बात कि सृजनात्मक का अर्थ, सृजनात्मक का अर्थ क्या होता है। तो सृजनात्मक का अर्थ होता है, कहता है सृजनात्मक का अर्थ होता है आविष्कृत करना। यहां लिखिए, आविष्कृत करना। दूसरा क्या कहता है? निर्माण करना, तीसरा कहता है समस्या का समाधान निकालना, समस्या का समाधान निकालना। और चौथा कहता है पुनः सर्जन करना, ये देखिए आपसे ये कहता है, अगर आपसे पूछ दे कि सृजनात्मक क्या होता है, तो उसने यही बता रखा है, ये सृजनात्मक का ही अर्थ है। सृजन का मतलब होता है आविष्कृत करना, सृजन का अर्थ होता है निर्माण करना, सृजन का अर्थ होता है समस्या का समाधान निकालना, सृजन का अर्थ होता है पुनः सर्जन करना, यानी नई चीज का तुरंत निर्माण करना। ये कहता है सृजनात्मक का अर्थ होता है। यदि आपसे वह पूछ दे कि सृजनात्मक कितने प्रकार का होता है, यदि वह पूछ दे सृजनात्मक
कितने प्रकार का सृजनात्मक कितने प्रकार का होता है? तो आपका उत्तर होगा कि सृजनात्मक 2 प्रकार का होता है। सृजनात्मक सृजनात्मक 2 प्रकार का 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 सृजनात्मक 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 लिखित और नंबर 2 मौखिक। नंबर 2 मौखिक। ये कहता है यदि आपसे कभी प्रश्न ऐसा बना दे, अगर वह सृजन आपसे पूछ दे, तो सृजन का अर्थ होता है निर्माण करना, सृजन का अर्थ होता है समस्या का समाधान निकालना, सृजन का अर्थ होता है आविष्कृत करना, सृजन का अर्थ होता है पुनः सृजन करना। ये तो हो गया, सृजन हो गया। यदि वो आपसे ये पूछ देने का काम करे कि सृजनात्मकता कितने प्रकार की होती है या सृजन के कितने प्रकार होने का काम करते हैं, तो सृजन के मात्र 2 प्रकार होते हैं। एक होता है लिखित और दूसरा होता है मौखिक। यानी सृजनात्मकता 2 प्रकार की होती है, लिखित सृजनात्मकता और मौखिक सृजनात्मकता। तो सृजनात्मकता 2 तरह का होने का काम करती है। और अगला प्रश्न अगर इसी में कहता है कि सृजनात्मकता में मौलिकता विशेष महत्व रखती है। सृजनात्मकता में मौलिकता विशेष महत्व रखती है। विशेष महत्व रखती है। ये कहता है कि सृजनात्मकता जो होती है, तो सृजनात्मकता में पहली बात जो मौलिकता, जो मूल चीज होता है, जो मूल गुण होता है, कहता है कि सृजनात्मकता में जो ये मौलिकता है, ये विशेष महत्व को रखने का काम करती है। तो सृजनात्मकता में यानी सृजन में जो मौलिकता है, जो मूल चीज है, जो मूल गुण है, जो मूल रहस्य है, जो मूल चीजें हैं, कहता है उसका विशेष महत्व होने का काम करता है। और कहता है कि मौलिकता, दूसरी बात कहता है मौलिकता के लिए मौलिकता के लिए कल्पनाशीलता तथा संवेदनशीलता होना आवश्यक है। कल्पनाशीलता तथा संवेदनशीलता होना आवश्यक है। ये देखिए कहता है कि जो मौलिकता है, उस मौलिकता के लिए कल्पनाशीलता तथा संवेदनशीलता, ये 2 चीजों का होना आवश्यक है। कहता है अगर आपसे प्रश्न पूछ दे कि मौलिकता में किन किन बातों का होना आवश्यक है, यदि ऐसा प्रश्न आपसे कर दे कि मौलिकता में किन किन चीजों का समावेश होना चाहिए, मौलिकता में किन किन का होना आवश्यक है, तो आप बताइएगा कि मौलिकता में 2 चीजों का होना आवश्यक है। पहली बात कहता है किसका? कल्पना का, यानी उसमें कल्पना का होना आवश्यक है। और दूसरी बात क्या है? संवेदनशीलता का होना आवश्यक है। तो 2 चीज होना आवश्यक है किसमें? मौलिकता में। और यदि कहता है ये अगर सृजनात्मकता का अर्थ में अगर हो गया और वो पूछ दे कि जैसे किसको आप कह सकते हो, जैसे अकाल की विभीषिका, अकाल की विभीषिका, बाढ़ की विभीषिका, यदि ऐसा हो, उसने कहा ये देखिए कल्पनाशीलता की बात कहना चाहता है। कहता है अकाल की विभीषिका, बाढ़ की विभीषिका, ये कहना चाहता है
अकाल जब पड़ जाने का काम करता है तो उस समय का जो भयंकर जो वर्णन होता है वह कैसा होने का काम करता है। तो उसने कहा नागार्जुन जी की एक कविता थी, नागार्जुन जी की एक कविता थी, बड़ी अच्छी कविता थी, वह बड़ा प्रभावित करने का काम, मैंने कई बार जब बार मैं पढ़ता हूं कई बार पढ़ने को मन करता है। वह इतनी अच्छी कविता नागार्जुन जी की थी, कविता का नाम था ये अकाल और उसके बाद। उस कविता का नाम था, उसका शीर्षक था अकाल और उसके बाद। उसमें लिखा था कि कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। बड़ी अच्छी कविता थी। अकाल के बाद होता क्या है, जब अकाल पड़ जाता है, सूखा पड़ जाने का काम करता है, तो उस समय के बड़े ही मनोरम, बड़े ही सुंदर वर्णन करने का काम नागार्जुन जी ने करने का काम किया था। शीर्षक था उसका ये अकाल और उसके बाद, ये उनका शीर्षक था। ये देखिए आपका रहा सृजनात्मक अभिव्यक्ति। तो आपने चीजों को समझा, आपने लिखित अभिव्यक्ति को समझा, आपने सृजनात्मक अभिव्यक्ति को समझा, आपने सृजनात्मकता के प्रकार को आपने समझा, यानी आपने 3 चीजों को समझा। सृजन क्या होता है, कहता है सृजन का अर्थ होता है आविष्कृत करना, निर्माण करना, समस्या का समाधान निकालना या पुनः निर्माण करना, ये तो सृजन का अर्थ हो गया। अगली बात कहता है कि सृजनात्मकता कितने प्रकार की होती है, तो सृजनात्मकता के प्रकार, तो सृजनात्मकता कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। लिखित सृजनात्मकता और मौखिक सृजनात्मकता। कहता है सृजनात्मकता में क्या होना आवश्यक है, मौलिकता का विशेष महत्व है, यानी जो सृजनात्मकता है उस सृजनात्मकता में मौलिकता का विशेष महत्व होता है। अगली बात कहता है मौलिकता में क्या होना चाहिए, कल्पनाशीलता और संवेदनशीलता होना अति आवश्यक होता है। तो ये आपका रहा सृजनात्मक अभिव्यक्ति और सृजनात्मक अभिव्यक्ति के प्रकार। तो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो पुनः मुलाकात होने का काम करेगा। तब तक के लिए जय भारती, जय विद्यार्थी।